हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी एनसीईआरटी रिकैप सेशंस। आगे बढ़ाते हैं हम लोग बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को ही आगे बढ़ाएंगे हम लोग। और आज हम लोग एंजाइम का 5th पार्ट यहाँ पर जो है आपको सिखाएंगे। देखो, ये 5वां पार्ट देखने से पहले इसके चारों पार्ट ज़रूर देखो, क्योंकि काफ़ी कंसेप्ट हम वहाँ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज ये लास्ट वीडियो है एंजाइम का और इवन बायोमोलिक्यूल्स का। इसके साथ हमने बायोमोलिक्यूल्स का पूरा एनसीईआरटी सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट कोफैक्टर्स। पहले तो नाम पे चलते हैं। कोफैक्टर क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना को एजुकेशनल स्कूल, जिसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों रहते हैं। तो को मतलब क्या हो गया? साथ साथ, है ना। और फैक्टर्स आपको पता ही है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी चीज़ के लिए। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स जो एंजाइम्स के साथ साथ मिलकर एंजाइमेटिक रिएक्शंस को एनहांस करवाते हैं, उसको कहा जाता है कोफैक्टर। आप बेसिकली ये समझ लो कि जो एंजाइम की जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को एनहांस करने का काम करते हैं ये कोफैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। देखो, एंजाइम्स के बारे में हमने क्या पढ़ा अब तक? एंजाइम्स के बारे में हमने ये पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, यानी एंजाइम्स का जो मेन पोर्शन है वो किसका बना है? प्रोटीन का। ठीक है, एक कंप्लीट एंजाइम की अगर मैं बात करूं तो इस एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, एक अपो एंजाइम और एक कोफैक्टर। सुनना अच्छे से मैं क्या कह रहा हूं। एंजाइम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक अपो एंजाइम और एक कोफैक्टर। अपो एंजाइम किसको कहते हैं हम? अपो एंजाइम किसी भी एंजाइम का प्रोटीन पार्ट है। किसी भी एंजाइम का प्रोटीन पार्ट अपो एंजाइम कहलाता है। अगर आपको याद हो तो इन इनिशियल वीडियोज़ में हमने बात की थी कि एंजाइम्स जिनका जो प्रोटीन से उनका एक बेसिक टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, जिनमें एक्टिव साइट्स वगैरह प्रेजेंट होती है, तो वो सारा टर्शरी स्ट्रक्चर एक्टिव साइट अपो एंजाइम का पार्ट है। ठीक है, जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट वगैरह आपने पढ़ी है, सब अपो एंजाइम के पार्ट है। और उस एंजाइम का जो सेकंड कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं कोफैक्टर, जो बेसिकली इस अपो एंजाइम के साथ मिलकर एक कंप्लीट एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब अधूरा होगा अपो एंजाइम कोफैक्टर के बिना, वो उसके बिना उतना प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। तो ये इसका नॉन प्रोटीन पार्ट हो गया। कोफैक्टर्स 3 टाइप के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम्स और मेटल आयंस। कौन कौन से? कोफैक्टर के 3 टाइप्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप है पहला, दूसरा है कोएंजाइम्स और तीसरा है मेटल आयंस। पहले तो मैं इनमें डिफरेंसेस देख लेता हूँ। देखो, प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करूँ या कोएंजाइम की बात करूँ, ये दोनों ही ऑर्गेनिक हैं। ये दोनों ही क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। जबकि मेटल आयंस तो इनऑर्गेनिक होता है। मेटल आयन जैसे कि जिंक हो गया, है ना, कोबाल्ट हो गया, ये जितने मेटल आयंस होते हैं ये सारे इनऑर्गेनिक होते हैं। तो ये तो हो गए इनऑर्गेनिक। प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया ऑर्गेनिक और कोएंजाइम भी हो गया ऑर्गेनिक। अब डिफरेंस समझना आप प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम में, कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो अपो एंजाइम के साथ बहुत टाइटली बाउंड होता है। इनका जो एसोसिएशन होता है बहुत टाइट होता है। इनफैक्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप जो रहता है ये अपो एंजाइम का एक्टिव साइट का ही पार्ट बना हुआ रहता है। तो टाइटली बाउंड है, उससे अलग नहीं होता। जबकि कोएंजाइम्स जो है वो एक ट्रांजिएंटली बाउंड होते हैं। ट्रांजिएंटली मतलब कि फॉर दी टाइम बिंग, केवल कुछ टाइम के लिए बाउंड होते हैं उस पर्टिकुलर अपो एंजाइम के साथ में। तो सिमिलरिटी क्या है प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम में? कि है तो दोनों ही ऑर्गेनिक, लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होता है और कोएंजाइम ट्रांजिएंटली बाउंड होता है। जबकि मेटल आयन तो अलग ही है, ये इनऑर्गेनिक रहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कोफैक्टर्स की। तो एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स। बिल्कुल सही बात है, एंजाइम्स में एक पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती है और एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती है। कोफैक्टर्स क्या करते हैं? तो कोफैक्टर्स एंजाइम को कैटालिटिकली एक्टिव करते हैं, है ना। इस एंजाइम की कैटालिटिक रिएक्शन को, इसकी प्रॉपर्टी को वो एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं। हमने क्या किया? हमने एक बार ये करके देखा कि कोफैक्टर को हटा के देखा एंजाइम से। तो जब हमने कोफैक्टर को एंजाइम से हटा के देखा तो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी चली गई, यानी एंजाइम अब कैटालाइसिस नहीं कर पा रहा था। तो ये प्रूव करता है कि कोफैक्टर्स एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी में। ये एनसीईआरटी की लाइन है, वापस बता रहा हूँ। कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम। ठीक है, विच टेस्टिफाइज, जो इस बात को टेस्टिफाई करता है दैट दे यहाँ पे क्या है? कोफैक्टर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। ठीक है, अब कोफैक्टर्स के 3 टाइप्स जो थे उसमें सबसे पहला था प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये देखो आप यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये एंजाइम और इस एंजाइम के साथ एसोसिएटेड एक प्रोस्थेटिक ग्रुप। जैसा हमने कहा कि कई बार प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्टिव साइट का ही पार्ट हो जाता है यहाँ पे, और प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक होंगे और अटैचमेंट इसका एंजाइम के साथ कैसा है? परमानेंट अटैचमेंट है एंजाइम के साथ में।
प्रोस्थेटिक ग्रुप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और एपो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड होकर रहते हैं, उनसे अलग नहीं होते। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एग्जाम्पल। देखो सीधे सीधे जो क्वेश्चन आएंगे इसमें वो एग्जाम्पल्स पे आएंगे इसमें ना, कि प्रोस्थेटिक ग्रुप के एग्जाम्पल्स दें। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स के लिए मैं आपको 2 एंजाइम्स बताता हूँ, एक का नाम है पेरोक्सीडेज और एक का नाम है कैटालेज। ये शायद आपको पता होगा कि जो एंजाइम्स की जब हम नेमिंग करते हैं तो उसका सफिक्स रखते हैं ASE, इसलिए आप देखना हर एंजाइम के नाम के पीछे ASE लगा रहता है। तो पेरोक्सीडेज, कैटालेज, ये दोनों क्या है, एंजाइम्स, और इन दोनों का सेम काम है। आपकी बॉडी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेकडाउन करके ये वाटर और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। कौन, पेरोक्सीडेज और कैटालेज दोनों एक ही काम करते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से। H2O2 का ब्रेकडाउन इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। तो ये जो पेरोक्सीडेज और कैटालेज है, इनमें एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जिसको कहा जाता है हीम। यस, ये वही हीम है जो हीमोग्लोबिन का भी पार्ट है। हमने पढ़ा था ना कि हीमोग्लोबिन के 2 कंपोनेंट होता है, एक हीम और एक ग्लोबिन। तो यही हीम जो है पेरोक्सीडेज और कैटालेज के लिए प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करता है और एक्टिव साइट का पार्ट भी है। और रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेकडाउन इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट बात करते हैं कोएंजाइम्स। तो कोएंजाइम्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये भी ऑर्गेनिक है, लेकिन इनकी जो बाइंडिंग हो रही है एपो एंजाइम के साथ में, ये ट्रांजिएंट बाइंडिंग है। मतलब ये ऐसी बाइंडिंग है जो कुछ टाइम बाद में ये कोएंजाइम यहाँ से वापस डिटैच हो जाएगा। तो कोएंजाइम्स ये पढ़ लिए, एपो एंजाइम का एसोसिएशन ट्रांजिएंट है इसके साथ में, और ये तभी होता है जब आपको कैटालाइसिस करवाना होता है, यानी जब एंजाइम को रिएक्शन करनी है तभी आकर कोएंजाइम उसके साथ में बाइंड होता है, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप हमेशा उसके साथ बाइंड रहता है। और कोएंजाइम का सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो है वाइटामिन्स। ठीक है, देखो क्या है कि बहुत सारे मैक्सिमम कोएंजाइम्स ऐसे हैं जिनका जो एक मेन केमिकल कंपोनेंट है वो विटामिन है कोई ना कोई। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, आपने ये 2 नाम सुने होंगे आपने फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, NAD और NADP। NAD का पूरा नाम क्या होता है, निकोटिन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ध्यान रखना आप, ये बहुत कॉमन गलती करते हैं स्टूडेंट्स। देखना आप ये हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप ATP की बात करो या NAD की बात करो, दोनों ही एनर्जी मॉलिक्यूल मानते हो आप इन दोनों को, ये दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बेसिकली। तो NAD में डाइन्यूक्लियोटाइड किसका, एडिनाइन का। डाइन्यूक्लियोटाइड किसका, एडिनाइन। नाइट्रोजनस बेस कौन सा है, एडिनाइन। और निकोटिन अमाइड, अभी इस नाम पे चलते हैं हम लोग, निकोटिन अमाइड। ये निकोटिन अमाइड से आपको याद आएगा नियासिन अमाइड। निकोटिन अमाइड से क्या याद आएगा, नियासिन अमाइड। और नियासिन से आपको याद आएगा विटामिन B3। तो आप हमेशा ध्यान रखना ये जो आप NAD NADP और पढ़ते हो बायोलॉजी में बार बार फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में, वो बेसिकली निकोटिन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, विटामिन B3 उसका कोएंजाइम रहता है। समझ में आया। तो ये जो एंजाइम्स यूज़ करते हैं उनमें मेनली क्या है, विटामिन B3 यानी कि नियासिन। इसलिए हमने कहा कि मैक्सिमम कोएंजाइम्स का जो एसेंशियल कंपोनेंट है वो कोई ना कोई विटामिन है। ठीक है, तो ये जितने NCERT ने एग्जाम्पल दिया हम उतनी ही बात करेंगे। तो मैं आपको यहाँ एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, इनफैक्ट इनसे जुड़ा हुआ ही है पर NCERT में नहीं है तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, आपसे केवल पूछ रहा हूँ। तो जैसे आपने NAD के बारे में पढ़ा वैसे ही आप इन चैप्टर्स में एक और मॉलिक्यूल पढ़ते हो FAD, अगर आपको याद हो तो FADH2। अब आप मुझे बताओ इस FAD में कौन सा विटामिन प्रेजेंट है, FAD में कौन सा विटामिन प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आके आंसर देना है। तो अगेन जो नियासिन है विटामिन B3 वो अगेन कोएंजाइम का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में हमने एग्जाम्पल कौन सा देखा था, कैटालेज और पेरोक्सीडेज के लिए हीम ग्रुप। कोएंजाइम्स के लिए एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है वो NAD NADP के लिए आपका नियासिन। ठीक है, जो NCERT में दिया है केवल उतना ही याद करें, उससे ज़्यादा अगर आप नीट UG की तैयारी कर रहे हो तो नहीं करो। बाकी अगर आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने हैं तो इस पर ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड मैं कर चुका हूँ। तीसरी बात करता हूँ मैं मेटल आयंस की। तो देखो मेटल आयंस इनऑर्गेनिक हो गए पहली बात तो। ठीक है, मेटल आयंस क्या करते हैं बेसिकली, देखो तो ये एक एंजाइम है, समझना आप, ये एंजाइम है। तो मेटल आयन क्या करता है, ये मेटल आयन एक तरीके से आप ऐसा समझो कि जैसे इसको ऐसे समझ लो कि ये एक एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट, इसकी एक्टिव साइट, और इस एक्टिव साइट पे आकर बाइंड हुआ है कोई सबस्ट्रेट। एक्टिव साइट पर आकर कौन बाइंड हुआ, एक सबस्ट्रेट। तो जो मेटल आयन है ये मेटल आयंस बेसिकली कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड।
तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं मेटल आयन किस किस के साथ में, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये कोई मेटल आयन है समझो, तो ये मेटल आयन एक तो एंजाइम के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा और एक तरफ वो सबस्ट्रेट के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। मेटल आयंस जो कि एक कोफैक्टर है, एंजाइम और उसके साथ साथ सबस्ट्रेट के साथ, दोनों के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। एनसीईआरटी की लाइन से है ना, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि कौन सा बॉन्ड बनता है, तो आंसर होगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो एंजाइम्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है विद साइड चेन्स एट द एक्टिव साइट एंड एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स विद द सबस्ट्रेट। एक तो वो एक्टिव साइट जो है एंजाइम की उसके साथ में, और उसके साथ साथ में सबस्ट्रेट के साथ में जो है, इन दोनों के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं मेटल आयंस। अब आएगा एग्जाम्पल की बात, तो आपको एक एग्जाम्पल जो बहुत अच्छे से याद करना है। एंजाइम का नाम है कार्बोक्सीपेप्टिडेज और कोफैक्टर मेटल आयन का नाम है जिंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट यूजी में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कार्बोक्सीपेप्टिडेज के लिए कौन सा मेटल आयन कोफैक्टर का काम करता है, और आप आंसर दोगे जिंक। तो ये था एवरीथिंग अबाउट एंजाइम्स। तो एंजाइम्स को हमने 5 अलग अलग वीडियोस में यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने केवल इसको एनसीईआरटी तक ही लिमिट रखा था, बाकी एंजाइम्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आपको फिर भी कोई डाउट हो या कोई टॉपिक पढ़ना हो तो आप मुझे मेरे अलग अलग हैंडल्स पे मुझे मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें, मेंबर बने, ताकि आपको इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस का जो एक्सेस है वो मिल सके। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।